Hello friends, this is Supriya. I hope you all are good. First of all, happy Shivratri to all of you. Welcome to my channel, and today in this video we will read chapter 3rd, Business Environment. Its PDF you will get my Telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. व्यावसायिक वातावरण से अभिप्राय उन घटकों के योग से है जो व्यवसाय को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, जिन पर व्यवसाय का नियंत्रण नहीं होता है। व्यावसायिक वातावरण का अभिप्राय क्या होता है कि कुछ ऐसे घटकों का योग होता है जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करने का कार्य करते हैं और उनके ऊपर हमारे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, उनको ही कहा जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आपका आता है व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं। व्यावसायिक वातावरण की विशेषताओं में फर्स्ट पॉइंट आपका आता है बाहरी शक्तियों की संपूर्णता। बाहरी शक्तियों से अभिप्राय उन शक्तियों से है जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे ग्राहक, पूर्तिकर्ता, सरकार, प्रतियोगी और मध्यस्थ आदि। इन सभी बाहरी शक्तियों पे तो बिजनेस जो है वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता। हम ग्राहक पे कंट्रोल नहीं कर सकते, पूर्तिकर्ता पे कंट्रोल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट पे कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए बोला गया है बाहरी शक्तियों की संपूर्णता, जिस पर एक बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है विशेष व सामान्य शक्तियां, जिसमें आता है व्यवसाय को प्रभावित करने वाली शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपकी आती है विशेष शक्तियां, इसके अंतर्गत ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी और निवेशक आदि आते हैं। नेक्स्ट आपका है सामान्य शक्तियां, इसके अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक तथा तकनीकी वातावरण शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक दूसरे से संबंधित। व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे नई सरकार के द्वारा ब्याज दरों में परिवर्तन। अगर नई सरकार आएगी तो ब्याज दरों में परिवर्तन होगा, अर्थात राजनीतिक परिवर्तन से आर्थिक परिवर्तन। अगर राजनीतिक परिवर्तन होगा तो आर्थिक परिवर्तन भी होगा, इसीलिए बोला गया एक दूसरे से संबंधित। नेक्स्ट है आपका अनिश्चितता। व्यावसायिक वातावरण अनिश्चित व परिवर्तनीय होता है, जैसे लोगों का पहनावा फैशन के साथ बदलता रहता है। जैसे जैसे फैशन में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे लोगों का जो पहनावा है वो भी चेंज होता रहता है, उनकी जो मांग है वो भी चेंज होती रहती है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, इसलिए बोला गया ये अनफिक्स्ड है और ये हमेशा चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है आपका गतिशील प्रवृत्ति। व्यावसायिक वातावरण निरंतर गतिशील प्रकृति का होता है। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, वो निरंतर गतिशील प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है आपका जटिलता। व्यावसायिक वातावरण बहुत ही जटिल प्रकृति का होता है, जिसका स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना बहुत कठिन होता है। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ही जटिल प्रकृति का होता है, जिसका स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना बहुत कठिन होता है। नेक्स्ट है सापेक्षता। व्यावसायिक वातावरण स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित होता है। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, वो स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित होता है। अब हम पढ़ते हैं व्यावसायिक वातावरण के महत्व, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रथम प्रस्तावक के लाभ। व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध कराता है। जो फर्में व्यावसायिक वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रति सचेत रहती हैं, वे इन अवसरों का लाभ उठा पाती हैं। कहने का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो हमें विभिन्न प्रकार के जो अवसर होते हैं उनका अध्ययन कराता है, और जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहे परिवर्तन का, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में जो भी फर्में हैं, जो भी बिजनेस हैं, जो भी कंपनियां हैं, वो अगर पहले से ही सचेत रहती हैं तो वो आसानी से इन अवसरों का लाभ उठा सकती हैं। चेतावनी संकेत। व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन अवसरों के साथ खतरों से भी सचेत करता है। यह खतरों से अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो व्यवसाय के संचालन में बाधा लाते हैं। जो व्यवसायी इन खतरों के प्रति सचेत रहते हैं वे इन खतरों के अनुसार अपने व्यवसाय में बदलाव कर सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो हमको पहले से ही अध्ययन करा देता है कि जो आने वाले इन फ्यूचर में हमको कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं, तो उनके बारे में हमको पहले से ही सचेत करा देता है, जिससे कि क्या होता है उनमें जो परिवर्तन होता है व्यवसाय के संचालन में, व्यवसाय को चलाने में या फिर बिजनेस को चलाने में जो बाधा आने वाली होती है उसके प्रति अगर पहले से ही पता लग जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू पहले से ही पता लग जाता है, तो अगर उसके प्रति कोई भी बिजनेसमैन सचेत रहता है तो वो अपने व्यवसाय में परिवर्तन जो है वो बहुत आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति। जो व्यवसाय व्यावसायिक वातावरण का लगातार अध्ययन करता है, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट का लगातार अध्ययन करता है, वह बाजार में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों जैसे कच्चा माल, मशीन आदि को उचित मूल्य व आसानी से प्राप्त कर सकता है।
कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस, ठीक है, वो अगर पहले से ही बिजनेस इन्वायरमेंट का लगातार अध्ययन करता रहता है तो उसको बाजार में उपलब्ध विभिन्न संसाधन जैसे कि कच्चा माल हो गया, मशीनें हो गई, इन सब चीज़ों को वो आसानी से बहुत ही कम मूल्य पर प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है तेजी से गतिशील वातावरण का सामना करना। व्यावसायिक वातावरण निरंतर गतिशील प्रकृति का होता है, चेंजेस होते ही रहते हैं। व्यवसाय के विभिन्न घटक जैसे कि ग्राहकों की संख्या, प्रतियोगिता, तकनीकी आदि में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों का सामना व्यवसाय केवल व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन द्वारा ही कर सकता है। कोई भी बिजनेस इन सभी परिस्थितियों का सामना कैसे कर सकता है? वो बिजनेस इन्वायरमेंट के अध्ययन के द्वारा ही इन सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता है। नेक्स्ट है आपका नियोजन व नीति निर्माण में सहायक। एक व्यवसाय व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन व विश्लेषण द्वारा व्यवसायिक क्रियाओं का नियोजन व नीतियों का निर्माण बेहतर तरीके से कर सकता है। कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट के अध्ययन व विश्लेषण के द्वारा व्यावसायिक क्रियाओं का नियोजन व नीतियों का निर्माण क्या है? बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकता है। जैसे नई सरकार के द्वारा आर्थिक वातावरण में हुए बदलाव के अनुसार व्यवसाय द्वारा पुनः नीति का निर्माण करना वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू इसका अध्ययन पहले से कर लिया है, तो बहुत आसानी से वो नीति का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है निष्पादन में सुधार। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से सचेत होकर व्यवसाय अपने परिचालन में सुधार करता है। जैसे बाजार में नई प्रतियोगी फर्में के प्रवेश द्वारा अन्य व्यवसाय द्वारा अपनी वस्तुओं में सुधार करना। व्यावसायिक वातावरण क्या है? व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से सचेत होकर कोई भी व्यवसाय बिजनेस एनवायरनमेंट के अध्ययन से सचेत होकर कोई भी बिजनेस अपने परिचालन में सुधार कर सकता है। कैसे? बाजार में अगर नई प्रतियोगी फर्में प्रवेश करती हैं तो उनके द्वारा पहले से पता लग जाता है। व्यवसाय द्वारा अपनी वस्तुओं में सुधार बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि उनको पहले से ही पता लग जाता है कि उनके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो अपनी वस्तुओं में सुधार कर सकते हैं। व्यावसायिक वातावरण के आयाम में निम्नलिखित को शामिल किया गया। फर्स्ट आपका आता है आर्थिक वातावरण, सेकंड राजनीतिक वातावरण, थर्ड तकनीकी वातावरण, फोर्थ सामाजिक वातावरण और फिफ्थ कानूनी वातावरण। आर्थिक वातावरण क्या होता है आपका? आर्थिक वातावरण का अभिप्राय उन आर्थिक तत्वों से है जिनका व्यवसाय के कार्य संचालन पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक वातावरण क्या होता है? आर्थिक वातावरण का अभिप्राय उन आर्थिक तत्वों से होता है जिनका व्यवसाय के कार्य संचालन पर प्रभाव पड़ता है, उसे हम आर्थिक वातावरण कहते हैं। आर्थिक वातावरण के मुख्य घटक होते हैं ब्याज दरों में परिवर्तन, मूल्य वृद्धि दर, शेयर बाजार सूचकांक और रुपए के मूल्य में परिवर्तन और लोगों की आय में परिवर्तन। व्यवसाय को इस सभी प्रकार के घटकों की जानकारी रखने के लिए आर्थिक वातावरण की अध्ययन करना चाहिए। जैसे रुपए के मूल्य में गिरावट से व्यवसाय की आवश्यक मशीनरी के आयातित कीमत में वृद्धि होना। नेक्स्ट आपका आता है राजनीतिक वातावरण। राजनीतिक वातावरण में वो तत्व शामिल हैं जो सत्ता में सरकार के प्रकार में सरकारी मामलों से संबंधित होते हैं। राजनीतिक वातावरण में क्या होता है? राजनीतिक वातावरण में वे तत्व शामिल होते हैं जो सत्ता में सरकार के प्रकार में सरकारी मामलों से संबंधित होते हैं, उन्हें हम राजनीतिक वातावरण कहते हैं। राजनीतिक वातावरण के मुख्य घटक है पहला देश में शांति, सेकंड सरकार का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण, थर्ड विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराएं, फोर्थ देश का संविधान और फिफ्थ वर्तमान राजनीतिक प्रणाली। व्यवसाय की सफलता राजनीतिक स्थितियों के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं में हुए बदलावों के प्रति सचेत रहकर प्राप्त की जा सकती हैं। नेक्स्ट आपका आता है तकनीकी वातावरण। एक व्यवसाय तकनीकी वातावरण में बदलाव के प्रति रहकर प्रतियोगी फर्मों से आगे जा सकता है। तकनीकी बदलाव के द्वारा फर्में अपने उत्पाद में सुधार कर सकती हैं। तकनीकी वातावरण के कुछ मुख्य घटक हैं। तकनीकी वातावरण क्या होता है? तकनीकी वातावरण का मतलब है कि तकनीकी वातावरण का बदलाव के प्रति अगर हम तकनीकी वातावरण में चेंजेस करते रहते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारी कॉम्पिटिटिव फर्में होती हैं उनसे हम आगे जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर हम तकनीकी वातावरण में बदलाव करेंगे, टेक्निक्स में चेंजेस करेंगे, न्यू टेक्निक्स लेकर आएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी सुधार होगा और वो अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, तो उससे हम अपनी प्रतियोगिता जो कॉम्पिटिटर्स फर्म्स होती हैं उनसे आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है तकनीकी वातावरण के कुछ मुख्य घटक। फर्स्ट वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन की नई विधियां और सेकंड व्यवसाय के संचालन की नई विधियां। फोर्थ है आपका सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण व्यवसाय के जीवन काल को भी निर्धारित करता है, क्योंकि जो व्यवसाय सामाजिक वातावरण के प्रति सचेत रहता है, जैसे सामाजिक मूल्यों, लोगों की इच्छाओं व आकांक्षाओं का ध्यान रखता है, समाज उस व्यवसाय का समर्थन करता है और वह व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहता है।
सामाजिक वातावरण क्या होता है? सामाजिक वातावरण व्यवसाय के जीवन काल को भी निर्धारित करता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, क्योंकि जो व्यवसाय सामाजिक वातावरण के प्रति सचेत रहता है, जो भी बिजनेस पहले से सामाजिक वातावरण के प्रति सचेत रहता है, तो वो लंबे समय तक उस समाज में रह सकता है। उससे क्या होता है, उसको सामाजिक मूल्यों के बारे में, लोगों की इच्छाओं के बारे में, आकांक्षाओं के बारे में पहले से पता लग जाता है, और वो जो समाज होता है वो सब व्यवसाय को समर्थन करने लगता है। उससे वो उस व्यवसाय में लंबे समय तक जीवित रह सकता है और उस समाज में जीवित रह सकता है वो बिजनेस। नेक्स्ट है आपका सामाजिक वातावरण के मुख्य घटक। फर्स्ट परंपराएं, सेकंड सामाजिक मूल्य, थर्ड शिक्षा स्तर और फोर्थ समाज की अपेक्षाएं आदि। फिफ्थ आपका आता है कानूनी वातावरण। कानूनी वातावरण के अंतर्गत सरकार द्वारा पारित नियम, अधिनियम आदि फैसलों को शामिल किया जाता है। एक व्यवसाय को विभिन्न कानूनी वातावरण के घटकों के बारे में जानकारी रखने के लिए कानूनी वातावरण का लगातार अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। कानूनी वातावरण क्या होता है? कानूनी वातावरण के अंतर्गत सरकार द्वारा पारित नियम, अधिनियम आदि फैसलों को शामिल किया जाता है, उसे हम कानूनी वातावरण कहते हैं। और एक व्यवसाय को विभिन्न कानूनी वातावरण के घटकों के बारे में जो जानकारी होती है, जानकारी के लिए कानूनी वातावरण का लगातार अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। उसको अगर कानूनी वातावरण के बारे में जानना है, जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में अगर जानना है, तो उसको लगातार कानूनी वातावरण का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। अब इसके भी कुछ मुख्य घटक हैं, जैसे आपका सरकार द्वारा पारित अधिनियम हो गए, विभिन्न आयोग व एजेंसियों के निर्णय हो गए, और थर्ड आपका अन्य कानूनी फैसले हो गए। अब पढ़ते हैं भारतीय आर्थिक वातावरण का बदलता स्वरूप। भारत सरकार ने जुलाई 1991 से देश को आर्थिक संकट से उभरने के लिए और देश की आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए आर्थिक सुधार की नीति को अपनाया था, जिसमें क्या था, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु रखा था उसने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जब भारत में जुलाई 1991 से क्या हुआ था, जब आर्थिक संकट आया था हमारे भारत पे, तो उस संकट से उभरने के लिए क्या किया गया था, जुलाई 1991 में कुछ आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए आर्थिक सुधार किए गए थे, और जिसमें मुख्य केंद्र बिंदु किनको रखा गया था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को रखा गया था। जिसमें आपका फर्स्ट आता है उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण से अभिप्राय व्यवसाय व उद्योगों को विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त कराना था। मतलब हमारे जितने भी बिजनेस थे, जो उद्योग थे, छोटे मोटे कंपनियां हो गए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनको क्या था, उनको विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन प्रतिबंधों से मुक्त कराना था उदारीकरण के अंदर। जैसे लाइसेंस की अनिवार्यता से कर दरों की कमी, आयात निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना, ये सभी काम किस में किए गए थे? ये सभी काम उदारीकरण में किए गए थे। नेक्स्ट आपका आता है निजीकरण। निजीकरण से अभिप्राय सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका को कम कर निजी क्षेत्रों की भूमिका में बढ़ोतरी करना था। इसकी विशेषताएं, जिसमें आपका आता है सरकार का राजकोषीय बोझ कम करना, आर्थिक गति को तेज करना, सरकारी कोषों में वृद्धि करना, बीमार सार्वजनिक इकाइयों को निजी हाथों में सौंपना। यह आपका सब क्या है? यह आपके निजीकरण की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आपका आता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं अथवा सेवाओं, रीति रिवाजों, भाषा, संस्कृति और पहनावों के विनिमय से है। वैश्वीकरण का अभिप्राय किससे है? इंटरनेशनल स्तर पर वस्तुओं, सेवाओं, रीति रिवाजों, भाषा, संस्कृति, पहनावों, इन सभी के विनिमय से, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। नई आर्थिक नीति में उठाए गए कुछ विभिन्न कदम थे, जिसमें आपका फर्स्ट आता है नई आर्थिक नीति, जिसमें क्या किया गया था, निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका को निश्चित किया गया था। उद्योगों को कई लाइसेंसों व प्रतिबंधों से मुक्त किया गया था। विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया था। सेकंड आता है आपका नए व्यापार की नीति। इसके अंतर्गत विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने से संबंधित निर्णय लिए गए थे। क्या किया गया था? विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए उससे संबंधित कुछ निर्णय लिए गए थे, जैसे कई पुराने प्रतिबंधों को हटाना। नेक्स्ट आपका आता है राजकोषीय सुधार। सरकार की आय व व्यय से संबंधित नीतियाँ राजकोषीय नीतियाँ कहलाती हैं। सरकार की आय व व्यय से संबंधित जो नीतियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो राजकोषीय नीतियाँ कहलाती हैं। जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक होता है, तो व्यय का आय का ये जो अंतर आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं, जिसको पूरा करने के लिए क्या किया गया था? राजकोषीय नीति में सुधार किया गया था। नेक्स्ट आपका आता है मौद्रिक सुधार। इसके अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। फिफ्थ पूंजी बाजार सुधार। पूंजी बाजार से अभिप्राय प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से। पूंजी बाजार को नियंत्रित करने के लिए भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी। क्या किया गया था? पूंजी बाजार को नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया था? भारतीय प्रतिभूतियां जो थी एवं विनिमय बोर्ड थे, उन दोनों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका आता है मूल्य नियंत्रण को समाप्त करना।
सरकार द्वारा अनेक उत्पादों पर से मूल्य नियंत्रण को हटाया गया। कई वस्तुओं की आयात पर भी नियंत्रण लगाया गया था। अब हम आगे पढ़ते हैं सरकारी नीति में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था। फर्स्ट, बढ़ती प्रतियोगिता, जिसमें क्या हुआ था, सरकार के द्वारा लाई गई उदारीकरण की नीति से घरेलू बाजार में प्रतियोगिता का जो स्तर था वो बढ़ गया था, जिससे छोटे उद्योग धंधे या तो बंद हो गए या फिर घाटे में चले गए थे। नेक्स्ट आपका आता है अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहक। प्रतियोगिता के बढ़ाने से उपभोक्ताओं को कम मूल्य में अधिक गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध हो जाती थी, जिसके कारण लोगों की इच्छाएं भी बढ़ती जा रही थी और वे अधिक वस्तुओं की मांग करते जा रहे थे। नेक्स्ट आपका तकनीकी वातावरण में तीव्र बदलाव। इसमें क्या था, व्यावसायिक वातावरण में प्रतियोगिता के बढ़ने के कारण विभिन्न व्यवसाय इसका सामना करने के लिए अपनी वस्तुओं में विभिन्न सुधार कराती हैं, जिसके लिए वे नवीनतम तकनीकी का उपयोग करती हैं, जिससे प्रभावित होकर अन्य फर्में नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं और इसके द्वारा तकनीकी वातावरण में तीव्र बदलाव होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो तकनीकी वातावरण में तीव्र बदलाव है वो किस लिए होता है, वो इसलिए होता है जब व्यावसायिक वातावरण में प्रतियोगिता आती है। व्यावसायिक वातावरण में क्या होता है, व्यावसायिक वातावरण में जब प्रतियोगिता बढ़ने लगती है, जब कंपटीशन जो है वो बढ़ने लगता है, तो उसका सामना करने के लिए क्या होता है, उसका सामना करने के लिए फर्मों को अपनी वस्तुओं में सुधार करना पड़ता है। अब उनका सुधार करने के लिए उन्हें नई टेक्निक्स का उपयोग करना पड़ता है। जब वो नई टेक्निक्स का उपयोग करते हैं तो उससे नई और भी कई अन्य फर्में होती हैं जो प्रभावित होती है, तो वो प्रभावित होने के बाद में उन सभी टेक्निक्स का प्रयोग करती है, जिससे क्या होता है, हमारे टेक्निक्स वातावरण में बदलाव आता है। परिवर्तन की आवश्यकता। नई आर्थिक नीतियों के द्वारा घरेलू बाजार में नई फर्मों के प्रवेश से प्रतियोगिता का जो स्तर है वो बढ़ गया, जिसका सामना करने के लिए अन्य फर्मों को भी अपनी वस्तुओं में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अब बाजार में एक से एक अच्छी व सस्ती वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध होने लगी थी। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जब नई आर्थिक नीतियों के द्वारा घरेलू बाजार में, जो हमारे खुद के घरेलू बाजार है, उसमें क्या है, फर्मों का निवेश हुआ। जब नई फर्में आई तो उससे क्या हुआ, प्रतियोगिता का स्तर बढ़ गया। अब प्रतियोगिता का स्तर बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ गए जो सस्ते थे और कम वस्तुओं पर उपलब्ध होते थे उपभोक्ताओं को, तो उनको उसमें सुधार करने के लिए नई टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता था और नई टेक्निक्स का प्रयोग करके अच्छे से अच्छे वस्तुओं को बनाना और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना, जिसे हम कहते हैं परिवर्तन की आवश्यकता। नेक्स्ट आपका आता है बाजार प्रदान। 1991 के आर्थिक सुधार के पहले बाजार में दो दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, उत्पादन प्रधान और बाजार प्रधान। उत्पादन प्रधान से अभिप्राय पहले उत्पादन करना फिर उसे बाजार में बेचना, जबकि बाजार प्रधान से अभिप्राय क्या है, पहले बाजार का सर्वेक्षण करना फिर उसके अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करना। क्योंकि आज के समय में ग्राहक का महत्व बढ़ चुका है, इसलिए दूसरे दृष्टिकोण को अधिक महत्व दिया जाता है। बाजार प्रधान में क्या था, दो दृष्टिकोण थे, पहला आपका उत्पादन प्रधान और दूसरा बाजार प्रधान। उत्पादन प्रधान क्या था, उत्पादन प्रधान में उत्पादन करना और डायरेक्टली बाजार में बेचना था, जबकि बाजार प्रधान में क्या था, पहले बाजार का सर्वेक्षण करना और उसके अनुसार फिर वस्तुओं का उत्पादन करना और उसके बाद में उसे ग्राहक तक पहुंचाना। उससे क्या था कि कस्टमर्स के अकॉर्डिंग वस्तुएं बन जाती थी। इसी वजह से अभी दूसरे दृष्टिकोण को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। विकसित मानव संसाधनों की आवश्यकता। निरंतर बदलते हुए तकनीकी वातावरण का सामना करने के लिए अधिक प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भविष्य की विभिन्न व्यावसायिक चुनौतियों का सामना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, निरंतर जो टेक्निक्स हैं वो बदलती रहती हैं, तो उसको बदलने की वजह से क्या है कि हम उनका सामना आसानी से नहीं कर सकते या फिर कोई साधारण व्यक्ति उसका सामना नहीं कर सकता, इसीलिए हमें प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपका आता है सार्वजनिक क्षेत्र की बजटीय सहायता में कमी। सरकार द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीतियों के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों को दी जाने वाली बजटीय सहायता में कमी की जाने लगी, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व जो है वो कम होने लगा और निजी क्षेत्र का महत्व में क्या हुआ, वृद्धि होने लगी। यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगेन हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।